तो बिहार के राजकुमार जॉर्ज सोरोस, अनुपम जी, आप बताइए साहब कि ये बिहार के मतदाता पर क्या इसका प्रभाव हो रहा है? अभी तो 15 सितंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, पूर्णिया में जाएंगे। और वहां पे जो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बजट में ही घोषणा की गई थी, तो उस मखाना बोर्ड की वो औपचारिक शुरुआत करेंगे एक तरीके से। उसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट जो बना है उसके नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और शायद मैं देख रहा था कि 30-35 हजार करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है, वो लगभग उसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसके बाद वो अपना मणिपुर, मिजोरम वगैरह के लिए निकल जाएंगे। तो बिहार में अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भाजपा ने और एनडीए सरकार ने विकास को एजेंडा बनाया है। हाँ, औद्योगिकरण उस तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन उसके पीछे वही वाला डर है जो जंगल राज के समय का है। अभी देखिए, एक व्यक्ति जो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई पटना में गोली मार के, वो कोई राय करके है। तो यानी जंगल राज की जो झलक है वो लोग बीच बीच में दिखलाते रहते हैं। एक उम्मीदवार जो तुम्हारे खिलाफ उतरने वाला था, और सिर्फ इसीलिए एक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई गोली मार के, और कहीं कोई चर्चा नहीं है इस पर, बिहार से बाहर कुछ भी नहीं। इस तरीके से खबरों को दबा दिया जाता है। और लालू यादव का जो एक ऑरा क्रिएट किया गया है, जो आजकल सोशल मीडिया में जो नए राजद के चमचे हैं उन लोगों के द्वारा, जैसे आप उनसे पूछेंगे चंद्रयान को लेकर तो वो कहेंगे दलित, पिछड़ा, वंचित। आप उनसे पूछेंगे किसी भी विषय को लेकर पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे सरनेम में दिक्कत है, तुम्हारे सरनेम में अगर ये शर्मा है, दीक्षित है, जो भी है, तो तुम जो है सो की वो हो। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। ये प्रवक्ताओं की पूरी एक टोली इन्होंने उतार रखी है, और सोशल मीडिया का माहौल उन्होंने दूषित करके रखा हुआ है। और ये यही चीज जो है वो एक तरीके से भाजपा को फायदा भी करने वाली है, एनडीए को फायदा भी करने वाली है। क्योंकि बिहार के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसको थेथराई हम लोग बोलते हैं, वो थेथराई वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना कि बच्चा भी अगर थेथर हो जाए तो उसको पीट पीट के सबसे पहले जो है सो कि ठीक करते हैं कि कुछ भी बनो लेकिन थेथर मत बनो कहीं से भी। तो थेथराई का मतलब यही होता है कि एक ही चीज को 100 बार बोलना, और पता हो कि वो झूठ है, पता है कि वो भ्रामक है, फिर भी 100 बार बोल के उसको सच साबित करने की कोशिश करना। ये वैसी ही बात होगी, वैसे ही बरगलाने की कोशिश करते हैं। वो कहानी है ना कि एक व्यक्ति जो है वो अपने कंधे पर लेके जा रहा था बकरी, और लोगों ने बोल दिया 3 जगह कि वो कुत्ता है, तो वो भी कुत्ता समझ के उसको छोड़ के जो है वो चला गया। तो वो वाली चीज हो गई। तो ये लोग उसी तरीके से पब्लिक को भ्रम में रखना चाहते हैं लगातार। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का फोकस दो चीजों पे है, एक तो विकासवादी राजनीति पे है, और दूसरा जो नीतीश कुमार का चेहरा है उस पे है। और नीतीश कुमार अभी भी गैर यादव ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में, या ये कहें कि बिहार में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और महिलाओं का सबसे अधिक वोट जो है वो नीतीश कुमार को मिलता है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दोनों ही बातें जो है वो सच है। और आप जाति कार्ड खेलना चाह रहे हैं बिहार में, यूपी में कुछ हद तक मान लीजिए चल भी जाएगा आपका। बिहार में भाजपा ने कॉम्बिनेशन ही ऐसा बैठाया हुआ है, एनडीए ने ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है कि जाति कार्ड चलेगा ही नहीं। जो सबसे पिछड़ी जाति है आपकी बिहार की, जो मुसहर जिनको बोलते हैं, जो माझी सरनेम लगाते हैं, वो माझी ये मल्लाह वाले नहीं होते हैं, ये मुसहर वाले होते हैं। उस समाज के जो नेता है जीतन राम मांझी, वो भाजपा के साथ है। जो दुसाध समाज है वो भी दलित में आता है। और उसके जो सर्वमान्य नेता कई दशकों तक रामविलास पासवान रहे, और अभी भी उनका वोट लोजपा को जाता है। अभी भी उनके नेता चिराग पासवान है, वो दलित है, वो भाजपा के साथ है। दो बड़े दलित नेता भाजपा के साथ है। भाजपा ने अब तक डिप्टी सीएम किन लोगों को बनाया? तारकिशोर प्रसाद को बनाया, रेणु देवी को बनाया, सम्राट चौधरी को बनाया। ये सारे के सारे ओबीसी में आते हैं। जो नीतीश कुमार के सहयोगी है उपेंद्र कुशवाहा, करीबी, अपनी पार्टी का विलय किया उन्होंने जदयू में, वो आते हैं ओबीसी में। जो महासचिव है जदयू के अशोक चौधरी, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में वो है, वो दलित समाज से आते हैं। तो जहां एनडीए का पूरा ताना बाना ही दलित और ओबीसी समाज के इर्द गिर्द घूम रहा है, वहां पे आपने सोचे कितनी बड़ी गलती इन्होंने कर दी है ये दलित और पिछड़ा वाला कार्ड खेल के। और राजद वाले भी हर तरफ यही कार्ड खेल रहे हैं। और इस दौरान वो ये भी भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा चेहरा तो है ही, वो ओबीसी समाज का भी सबसे बड़ा चेहरा है।
और उनकी जो रैलियां होती है वहां पे वो गरीबों से सीधे कनेक्ट करती है, खास करके महिलाओं से। वृद्धा पेंशन से लेके तमाम पेंशन जो मिल रहे हैं उससे बिहार की महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है, शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है। तो अब जब प्रशांत किशोर से भी पूछा गया ना, अभी कुछ कल का परसों का ही वीडियो था कि आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं हमारा चुनाव आंख बंद करके नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब पिछली बार जो इन्होंने नारा दिया था जदयू ने, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, एक बार फिर नीतीश कुमार करके इस बार उन्होंने फिर से दे दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और भाजपा एकदम वेट एंड वॉच के मूड में है। जब तक नीतीश कुमार खुद ही निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं या उनके बेटे को लेकर के भविष्य को लेकर कोई ऐसी डील नहीं हो जाती है, तब तक भाजपा नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए एकदम तैयार है। कहीं कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। भाजपा के किसी भी नेता में ना कोई ईगो का टकराव है। वहीं महागठबंधन की स्थिति देखिए तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। अभी तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, उससे पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें भी कुछ आम राय ये लोग नहीं बना पाए। तो पहले आप अपनी सीटों का बंटवारा तो कर लो। कांग्रेस कह रही है कि हम मुकेश सहनी को सीट ही नहीं देंगे। मुकेश सहनी जिसके पास विधायक सांसद कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एक तरीके से बड़ा फेस बना हुआ है और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से ऊपर उसको तरजीह दी जाती है। तो पप्पू यादव को पीट पीट के भगा दिया इन्होंने, मंच पर चढ़ने गए तो कन्हैया कुमार को इनके सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी के भगा दिया। लेकिन आप देखेंगे हर रैली में, हर यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बीच में मुकेश सहनी आपको दिखेगा। मुकेश सहनी का ग्राउंड कनेक्ट कुछ नहीं है। वो बिहार का संजय निषाद बनना चाहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उसे लगता है कि मल्लाहों के एक नेता है, तो वैसे ही मैं भी बिहार में बन सकता हूँ। वो मुंबई से रह के आया है, ग्राउंड पे उसका कुछ भी कनेक्ट नहीं है। एक दो मधुबनी के आसपास जिलों में थोड़ा मोड़ा है बस। तो वो संभव नहीं है। और कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 19 सीटें इस बार मिली थी। तो अब कांग्रेस चाह ही नहीं रही है कि हमारी सीटें कम की जाए। पिछली बार तो लालू यादव ने ठीकरा फोड़ दिया था कि अगर हम कांग्रेस की जगह राजद उन सीटों पे लड़ती तो हमें ज्यादा सीटें मिलती। हमने बेकार कर दिया, उतनी सीटें कांग्रेस को देगा। कांग्रेस 50 सीटें हारी एक तरीके से समझ लीजिए। तो इस बार क्या लालू यादव कांग्रेस को उतनी सीटें देना मंजूर करेंगे, या फिर पहली लालू की शर्त यही है कि पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, कोई भी युवा या फिर कोई भी फायर ब्रांड नेता जो है वो कांग्रेस का उभर के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे तेजस्वी यादव को इनसिक्योरिटी होगी। तो पूरी ये जो गठबंधन की राजनीति है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि तेजस्वी के मुकाबले कोई नेता खड़ा होने न पाए। और हो सकता है अगर कांग्रेस ऐसा वचन देती है तो फिर 50-60 सीटों पर लालू यादव उसको लड़ने के लिए दे सकते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस थोड़ा भी इधर उधर करेगी उसे 20, 25, 30 सीटों पर जो है वो लड़ना पड़ेगा। और राजद उनसे ज्यादा सीटें मुकेश सहनी को देने में भी गुरेज नहीं करेगी। जी बड़ा सर इंटरेस्टिंग एक मामला चीज है इस ना। बार ये दिख रहा है कि बिहार में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो कास्ट बेस्ड एक है सवाल मैं ये इनसे पूछ कमजोर लूं, हो एक रही है। सवाल, जी 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 जी। एक सवाल जरा मैं उनसे पूछ लूं कि सुना है कि साहब कल वो कल या परसों समस्तीपुर में जो प्रशांत किशोर की मीटिंग वगैरह हुई वो बड़ी जोरदार हुई और उसमें जो है वो अन्य ओबीसी की बड़ी भागीदारी रही और लोग कह रहे हैं कि साहब कि प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए में घाटा करने वाले हैं। जी जी, देखिए प्रशांत किशोर की मैं बताता हूँ सबसे पहले कि प्रशांत किशोर का अभी क्या सीन है जो ग्राउंड पे है। जब तक प्रशांत किशोर यात्रा निकाल रहे थे महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के और चंदे इकट्ठा कर रहे थे, तब तक उनको चंदे भी मिले, लोगों की भीड़ भी जुटी और बहुत फुटेज भी मिला और एक उनकी इमेज भी एक अच्छी खासी बिहार में कह लें वो बन गई थी। अभी जो उन्होंने समस्तीपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो बैठक किया है उससे पहले, तो उसके बाद उनकी पूरी कोशिश, अब मुझे ये लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर राजद के ही वोट काटने वाले हैं और कांग्रेस के ही वोट काटने वाले हैं, क्योंकि एनडीए का जो वोटर है वो अभी भी मोदी और नीतीश के नाम पे क्लियर दिख रहा है। वो पार्टी का वोटर नहीं है, वो दो नेताओं का वोटर है जो बिहार में अधिकतर जो वोट करेगा वो। तो मुझे कहीं से अब प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और मीडिया के सामने खासकर उन्होंने जिस एरोगेंस का प्रदर्शन किया है, जिस
वो बताता है कि एक राजनेता के रूप में अभी भी वो परिपक्व नहीं हुए हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर की जो तैयारी है वो 2025 को लेकर नहीं, वो 2030 को लेकर है, क्योंकि प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से वोट की कट्टम-कूट की जाए कि किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले। उनकी ये कोशिश है कि उन्हें भले ही सीटें 10 ही मिले, 20 ही मिले, लेकिन वो किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले, उस स्थिति में वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। वही भूमिका जो पहले रामविलास पासवान अपने लिए देखा करते थे। लेकिन जहां पे रामविलास पासवान जैसा इतना बड़ा नेता जो इतनी गलती कर गया, 2005 में जिसके हाथ में सत्ता की चाबी थी और पासवान ने किसी भी पक्ष को समर्थन नहीं दिया और राष्ट्रपति शासन लगा, विधानसभा भंग हुआ और फिर से चुनाव हुआ और जदयू भाजपा जो है वो क्लियर बहुमत के साथ आ गई, पासवान हाथ मलते रह गए उस समय। तो प्रशांत किशोर रामविलास पासवान तो है नहीं, न उनके पास उतना अनुभव है, न उनके पास वो तो मौसम वैज्ञानिक थे एक तरीके से, वो यहाँ पे धोखा खा गए बिहार को समझने में। तो प्रशांत किशोर भला किस खेत की मूली है? वो तो आप 2010 में भी धोखा खा गए थे, 2010 में भी जी उनकी हाँ, समझ 10 में में नहीं भी आया। वो जब से चिराग आए 14 में और उन्होंने चिराग ने क्लियर किया कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए और लालू यादव अपने परिवार के साथ रामविलास पासवान के घर पे पहुंच गए थे और बाहर बैठ के कई घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन पासवान ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि बेटे ने कह दिया था हमें एनडीए के साथ जाना है। लालू वहां से लौट गए, वहां से उनकी किस्मत जो है वो थोड़ी सी बदली और व्यक्तिगत रूप से तो वो मंत्री यूपीए काल में भी थे, फिर एनडीए काल में भी मंत्री बने, नहीं तो लोजपा लगभग खत्म हो गई होती अगर 2014 में चिराग ने वो निर्णय न लिया होता तो प्रशांत किशोर तो उस भूमिका में भी नहीं है। प्रशांत किशोर की लड़ाई है यहाँ तीसरी पार्टी बनने की, और यहाँ तीसरी पार्टी बनने के लिए हम हैं, चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है, मतलब जहाँ इतने सारे दल ऑलरेडी हैं, वहां पे आप मतलब एक तरीके से बीच में घुसना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सीधे टॉप पे पहुंच जाए, तो ये तो मुझे कहीं से भी संभव नहीं दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी चीज लोग अभी ये भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वो स्वतः ही उनके कार्यकर्ता है, वो या तो टिकट के लालच में हो, पद के लालच में हो, या फिर विचारधारा को लेकर हो, वो है। लेकिन जन सुराज के जो अधिकतर कार्यकर्ता है वो सैलरीड लोग हैं, वो अभी भी जो प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, उन सबको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। जिनको पैसे नहीं मिलते हैं उन्हें गुडीज दी जाती है, प्रशांत किशोर से मिलवाया जाता है उनको, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, गाड़ी वाड़ी दिया जाता है। बाकी राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं है। बाकी राजनीतिक दलों में कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनको पता है कुछ नहीं मिलना है, फिर भी वो उनके साथ है, भाजपा हो गई या राजद ही हो गई, जाति के कारण या किसी न किसी कारण से। लेकिन ये जो सैलरीड लोगों की पूरी टीम है जिसने प्रशांत किशोर के लिए माहौल बनाया हुआ है, उससे इतर उनके पास कितने वोट हैं, सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगी। जी।